ओके, हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एक बार सीख लो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आते नहीं है अगर आपको ये करना आता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है। इसको हम किसी दूसरी बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो, इसका मर्म एसेंस समझते हैं। है क्या ये? वर्ड में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द प्रोसेस, यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन ऑफ ए, यानी कोई मैट्रिक्स ए होगी उसको उसके डायगोनल फॉर्म डी में लाना है हमें। ठीक है, उसके डायगोनल फॉर्म डी में लाना है। नाउ इफ ए इज रिलेटेड टू डी बाय सम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट डी इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, और ऐसी सिचुएशन में ए अगर रिड्यूस हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स डी में, किसकी हेल्प से? किसी मैट्रिक्स पी की हेल्प से, तो इस पी को हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसको हमें उसके डायगोनल फॉर्म में लाना है, और वो लाने के लिए हमें एक मैट्रिक्स हेल्प करेगा पी। ठीक है, इस पी को हम कहेंगे मॉडल मैट्रिक्स। ये पी मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है हमें। यहाँ पे देखो, हमारे पास सपोज कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगी। सपोज कोई भी मैट्रिक्स है ना, 1 2 1 3 2 1 5 4 2, 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई। सबसे पहले हमें पी मैट्रिक्स बनानी है। पी मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए स्टेप 1 ध्यान रखो। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मान लीजिए इसके आइगन वैल्यूज है λ1 λ2 एंड λ3। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द आइगन वैल्यूज। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी आइगन वैल्यूज निकालो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 से आपको क्या मिलेगा? इसके करस्पॉन्डिंग, इस इन तीनों आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप निकालो आइगन वेक्टर्स। उनको नाम दे दो x1 x2 एंड x3, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा? आइगन वेक्टर्स। ठीक है, अब जो पी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? पी जो होगी उसको बनाओ मैट्रिक्स में, इस x1 को x2 को और x3 को मिला के रख दो। आपको जाहिर सी बात है 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका जो आइगन वेक्टर होगा तो आप जानते हो वो कैसे होते हैं। वो होते हैं कि x1 आपको मिलेगा एक कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 का। सिमिलरली आपको x2 जो है वो भी ऐसा ही मिलेगा। क्या इसको क्या नाम दूं मैं? x2 को क्या नाम दूं? x1 x3 x4 मान लो, x4 x5 x6। ठीक है, कोई तो नाम देना पड़ेगा। और x3 भी नाम दे दो, x7 x8 एंड x9। तो बस p मैट्रिक्स कैसे बनेगी? इन तीनों को साथ में रख दो, मतलब p मैट्रिक्स आपकी बनेगी x1 x2 और x3 को साथ में रख दो। तो यहाँ पर p मैट्रिक्स बेसिकली कौन सी होगी? x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 एंड x9। बस ये हमारी p मैट्रिक्स होगी। जैसे ही आपके पास p मिले, आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, फाइंड p इनवर्स। फाइंड p इनवर्स। और p इनवर्स कैसे निकालते हैं? आपको पता है, p मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ p, एडजॉइंट ऑफ p करना है, उसको p के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, इससे आपको p इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ही आपको p इनवर्स मिलता है, अब आपके पास में क्या है? आपके पास में p हो गया, आपके पास में p इनवर्स भी आ गया, और जो गिवन मैट्रिक्स a है वो भी आपके पास में आ गया। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको d निकालना है। करेक्ट, आपको d निकालना है। तो जो d की वैल्यू होगी वो होगी p इनवर्स a और p। इस d को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप इस चीज को पोज करके देखो या कैसे भी करके देखो, पर मेथड इसका यही है और इतना लंबा ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, a1 b1 c1 में। इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास में है λ1 λ2 λ3, और इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है हमारे पास में ये x1 x2 x3। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और सॉल्व करके यहाँ पर वो आगे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी आपके पास में x1 x2 x3 है उनको मिला के p मैट्रिक्स बना लिया गया है। और उस p मैट्रिक्स बनाने के बाद में जो भी हमारे पास में d है वो निकाला गया है यहाँ पे p इनवर्स ap करके।
हमारे नोट्स के अंदर अगर आपको देखा जाए तो देखो पी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में आइगन वैल्यूज हो गई, ये हमारे पास में इनके आइगन वेक्टर्स हो गए, इनको इनसे पी को बना लिया, पी बनाने के बाद में हमारे पास पी इनवर्स ले लिया और बाद में वो करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम करने से समझ में आ जाएगा। ये ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसकी स्टेप 1 फाइंड द आइगन वैल्यूज निकाल ली, फाइंड द आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स निकालना मैंने आपको बता रखा है। जैसे आपके पास ये रिलेशन आया तो के में आपने निकाला, फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज की, उसके बाद आपने के की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास आइगन वेक्टर आ गया x1 और दूसरा आइगन वेक्टर आपके पास आ गया x2। जैसे ही आइगन वेक्टर्स आए इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास में मैट्रिक्स मिल जाएगी पी, पी मैट्रिक्स मिल गई, ये रही पी। इसी तरह से पी इनवर्स निकाल लो, यहाँ से पी इनवर्स निकाल लिया, अब डी की वैल्यू निकली है तो पी इनवर्स ए पी आपके पास आ जाएगा, ये वाला आ गया आपके पास पी इनवर्स। कई बार देखना इसका ऑल्टरनेटिव मेथड जो होता है वो हमेशा तो सुटेबल नहीं होता है बट मैक्सिमम जगह काम आ जाता है। अगर आपके पास में सीधा सीधा दिया हुआ है कि आइगन वैल्यूज आपके पास में आ गई ये, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में, डायगोनल जो मिल रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, वहां आइगन वैल्यूज को अरेंज कर दो, बाकी सब जगह 0 रख दो। लेकिन ये कब करना है, जब आपके पास ऑप्शंस में गिवन हो। कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे पावर में अगर आ गया तो पावर में हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास एक रूल था कि ये जो था देखो D इज इक्वल्स टू आपके पास है P इनवर्स A और P, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे मैं आपको एक रूल बताती हूँ। लेफ्ट साइड से दोनों साइड में, मतलब दो इक्वेशन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है हमें P इनवर्स से। तो इधर मैं P इनवर्स लगा दूं, तो इधर भी P इनवर्स लगा देती हूँ, तो ये और P इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बना, हमारे पास बचा डी पी इनवर्स इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए। अब हमें राइट साइड से पी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी पी लगा दिया, इधर भी पी लगा दिया, तो ये पी इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, पी डी पी इनवर्स। अब एक इस रूल को याद रखो, अब सबसे पहले ये रूल लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, यानी मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स को वी कैन राइट पी डी पी इनवर्स। अब तीन रूल आपके पास, तीन प्रॉपर्टी याद है। पहला पावर की प्रॉपर्टी, पावर का मतलब होता है अगर ए की पावर के होगा तो उसका फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करूंगी, पी पे नहीं लगेगी, डी पे लग जाएगी पावर और पी इनवर्स पे नहीं लगेगी, ये पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी एक्सपोनेंशियल की, अगर ई रेस टू पावर ए निकालना है तो यहाँ पर पी पे कुछ नहीं होगा, ई रेस टू पावर डी लग जाएगा और यहाँ पर पी इनवर्स हो जाएगा। तीसरा आपके पास लॉग निकालना है, लॉग ऑफ ए निकालना है तो पी पे कुछ नहीं होगा, लॉग ऑफ डी लग जाएगा यहाँ पे और पी इनवर्स हो जाएगा, ये तीसरी प्रॉपर्टी। कुल मिला के पी इनवर्स पे कुछ नहीं होगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा किस पे अप्लाई होगा, डायगोनल मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। अब मैं आपको शो कर देती हूँ ये। सो ये पहला वाला देख लो, ये वाला ए की पावर के जो मैंने अभी बताया, डी की पावर के आ गया, दूसरा एक्सपोनेंशियल ए में देखो ये वाला हो गया, और तीसरा लॉग में देख लो ये वाला हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ऑप्शंस आपके पास गिवन होते हैं तो ऑप्शन से आप हमेशा शॉर्ट वाला मेथड लगाओ। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये खुद ही कह रहा है कि इट इज डायगोनलाइजेबल, तो उस कंडीशन में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, तो सीधा सीधा करो, आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है कि सब में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है जो कि केवल आइगन वैल्यूज हो सकती है, तो बस इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लो। जब आप इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 133 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज निकाली हुई है 133, करेक्ट। अब ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, इसमें नई प्रॉपर्टी समझ में आएगी। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक्सपोनेंशियल ऑफ ए जो है वो कुछ इस तरह से एक्सपांड किया हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ई रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू समेशन ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। एनीवेज वो कुछ भी हो, आपको कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट, आपको ये निकालना है डिटर्मिनेंट 3 ई रेज टू पावर ए, ये क्या होगा। अगेन एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ आपको, वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी तो आपको बता रखी है और एक प्रॉपर्टी भी नई आपको बता रही हूँ, वो भी नोट डाउन कर लेना। प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ई रेज टू पावर ए इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ट्रेस ऑफ ए, ये एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए मैट्रिक्स की। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी थी, एक बार याद हो तो आपको, कि सी और डिटर्मिनेंट ए इसको निकालना हो तो इसका आंसर आता है सी की पावर एन और यस, अगर कोई कांस्टेंट है और उसके साथ डिटरमिनेंट लगा हुआ है तो सी की पावर ए,
कुछ नो नो लाइक एक मिनट, इसका कुछ अलग तरह से लिखा हुआ है। ये मैंने कैसे समझाई थी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास आइगन वेक्टर में थी, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट यार, वो प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं आ रही है। चलो एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर पता चलेगा। सो पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है हमारे पास, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ई रेस्ट पावर ए इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर ट्रेस ए। तो अगर हमें ई की पावर ए का डिटर्मिनेंट पता है और हमें 3 से निकालना है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका ऑर्डर भी आता है। जैसे डिटर्मिनेंट यहाँ 3 लोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 की पावर n होगा, इस 3 की पावर n होगा, देन ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेना, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी। तो हमारे पास यहाँ ऑर्डर जो है वो 3 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर n की जगह 3 आएगा और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 27 ई रेज़्ड पावर 5 आ जाएगा। अब ये जो प्रॉब्लम नेक्स्ट है, ये जस्ट में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसको असाइनमेंट के तौर पे मुझे आपको देना चाहिए, लेकिन क्योंकि सामने आ गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स m है और आपको निकालना है cos पाई m बाई 6। तो हम cos पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसके अंदर की वैल्यू निकालते हैं पाई m बाई 6। अगर m हमारे पास में है तो पाई m बाई 6 क्या होगा। सो देखो यहाँ पे m आपके पास में है, तो पाई m बाई 6 का मतलब हर एलिमेंट को पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसे हम बोल देते हैं n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डायगोनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें उससे कॉस मिलेगा। कैसे, इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाल लो। तो आप आइगन वैल्यूज निकाल लेना, ये आ जाएगा, और आइगन वेक्टर निकालना, ये आ जाएगा। क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास ये है पाई बाय 6 और पाई बाय 2, तो डी यानी इसकी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, लैम्डा 1 लैम्डा 2, बाकी सबको 0 0 कर दो, तो डी मैट्रिक्स भी आपके पास में आ जाएगी। नाउ यू हैव डी, यू हैव एन, और एन मैट्रिक्स कैसे, आइगन वेक्टर्स निकालिए, सॉरी आइगन वेक्टर्स निकालने हैं आपने एन के। एन के आइगन वेक्टर है x1 और x2, तो p मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ना। p मैट्रिक्स हमारे पास होगी x1 और x2। आपके पास d है, आपके पास p है, आपके पास n है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मैंने आपको बता रखा था, ये गलत हो गया, रिलेशन मैंने आपको बता रखा था। रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, उसमें क्या हमारे पास में ऊपर आ रहा था, देखो। अरे भाई कहाँ गया, अभी तो इसका रिलेशन देखा था, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, a इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, ये कर रही हूं मैं ना। तो a इज इक्वल टू हमारे पास है पी डी पी इनवर्स। तो अभी हमारे पास इनका नाम चेंज हो रहा है, a की जगह हमने n मैट्रिक्स लिया है, p d और p इनवर्स। p हम निकाल चुके हैं, उसी तरह से p इनवर्स आप उससे निकाल लेना, और d हमारे पास निकल चुका है, मैंने अभी अभी बताया। तो d में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n के इक्वल होगा। अब ये वाला पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना जो है वो कर रखा है, जो दिखा देती हूँ आपको, ये देखो, इसको छोड़ दो, डायरेक्टली इस पे आ जाओ, एन इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, क्योंकि आपके पास पी भी है, डी भी है और पी इनवर्स भी है, तो आप निकाल लोगे। उसके बाद में अगर कॉस अप्लाई करते हो तो आई टोल्ड यू, अगर एन पे अप्लाई होगा तो इधर केवल डी पे अप्लाई होगा, तो कॉस एन हो जाएगा, इधर कॉस डी हो जाएगा, और डी मैट्रिक्स हमारे पास पता ही है, डी मैट्रिक्स ये रही। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये रही डी मैट्रिक्स, ये रही पी मैट्रिक्स, ये रही पी इनवर्स, सिंपल सी बात है, कॉस एन जो है वो निकल जाएगा, ये लो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 72, ज्यादा तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है इसमें, यही तरह की आएगी। दो मैट्रिसेस आपको दी हुई है ए और बी, और आपको कहा जाता है कि इनकी क्या कंडीशन है, ए एंड बी बोथ आर डायगोनलाइजेबल। देखो डायगोनलाइजेशन के लिए यूजुअली हमारे पास में क्या होता है, क्योंकि अगर 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 कैसे इस रूल को पुट करूं आपके सामने, ए एंड बी बोथ आर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लीजिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और हमने उसकी आइगन वैल्यूज निकाली, अब ए की जब आइगन वैल्यूज निकाली उसमें हमें मिल गया 1 1, मतलब बेसिकली ये वाली उसकी आइगन वैल्यूज हो गई, और अपर ट्राइंगुलर में वही आइगन वैल्यूज होती है जो प्रिंसिपल डायगोनल में होता है, और इसका 1 और 2। क्योंकि यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, तो ये हमेशा ही, देखो जिनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट होती है ना, वो उसका डायगोनलाइजेशन हमेशा पॉसिबल होता है, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन।
लेकिन जिनके आइगन वैल्यूज जो है वो सेम होती है, उनमें इन सम केसेस एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर वो मैट्रिक्स एक बन जाती है जो उसको डायगोनलाइज कर देती है, अदरवाइज यूजुअली नहीं होता है। सो ऐसे केस में जब आपके पास दोनों ऑप्शन हो कि ए एंड बी बोथ है या फिर केवल बी है, तो बी तो है ही है, ए का पता नहीं है, सो इसलिए ए नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यूज के आधार पर देखेंगे। अगर डिस्टिंक्ट आ रही है, क्योंकि हम ऐसा भी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें डिस्टिंक्ट हो, उसकी भी मैट्रिक्स निकल जाएगी, देखना। तो क्योंकि आइगन वैल्यूज जो बी की है वो डिस्टिंक्ट है, वो डायगोनलाइजेबल है, तो कर दो इसका। और क्यों करना है? क्योंकि थर्ड वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है बी के लिए। ट्रेस ऑफ लॉग बी जो है वो log 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब ट्रेस ऑफ लॉग बी जो है वो आप याद करो, प्रॉब्लम याद करो ये वाली। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि A इज इक्वल्स टू पी डी, पी इनवर्स होता है, और जो A पे लगेगा वो D पे लगेगा। तो यहाँ पर B पे लगा दिया। ठीक है, जैसे ही B पे लगा दिया, हमें क्या चाहिए? log B चाहिए। दिख रहा है साफ साफ log B चाहिए, तो दोनों साइड में क्या लगाएंगे? log लगाएंगे इस इक्वेशन में। तो B से तो मिल जाएगा log B, और इधर केवल D पे लगेगा, तो इधर log D आ जाएगा। करेक्ट। अब क्या करना है? दोनों साइड में ट्रेस लेना है, तो इधर log b पे ट्रेस लोगे, ये लो ट्रेस आ गया। ट्रेस भी राइट हैंड साइड में आपको लेना पड़ेगा, तो p और p इनवर्स का जो ट्रेस होता है वो मिलके जीरो मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपके पास ट्रेस भी किसका लगेगा? केवल केवल d पे लगेगा। जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो केवल d पे लगेगा, तो ट्रेस ऑफ log b जो होगा वो ट्रेस ऑफ d होगा। और d जो है वो आपके पास में, आप जानते हो कि उसकी आइगन वैल्यूज कितनी आई थी? बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आई थी 1 और 2, तो बस 1 और 2 को डायगोनल पे रखो, बाकी सबको 0 0 पे रखो। ये मैट्रिक्स आपके पास थी डी। इसका ट्रेस हमारे पास में कितना आ रहा है यहाँ पे? डी अगर इतना है तो हमें log डी लेना पड़ेगा, तो log लगा दो यहाँ पे, log 1 प्लस log 2, और log 1 प्लस log 2 करेंगे, log 1 0 होता है, तो log 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन में बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर ए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई रेज टू पावर ए जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ट्रेस ऑफ ए होता है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसलिए ए मैट्रिक्स की जो गिवन है हमें उसका ट्रेस निकाल लो, तो देखो 1 प्लस 1 कितना आ रहा है? 2, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 73, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। कोई मैट्रिक्स है ए, एन ऑर्डर की है, सिमेट्रिक है, रियल एंट्रीज है, सारी आइगन वैल्यूज भी डिस्टिंक्ट है, तो क्या क्या करेक्ट हो सकता है? देखो, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है और रियल एंट्रीज होती है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल आती है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आती है। तो अगर उसकी आइगन वैल्यूज रियल है तो किसी ऑप्शन में देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है क्या? यस, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है द आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स, तो ये तो अपने आप गलत हो गया क्योंकि ए करेक्ट हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक और चीज हमेशा होती है जो मैंने पहले भी बता रखी है, कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। अगर आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो आइगन वेक्टर्स की हेल्प से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी जिसे आप पी कहते हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, और अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, पी को उधर भेजेंगे तो पी का ट्रांसपोज जो है वो पी इनवर्स के इक्वल आएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, क्या ये सही होगा? लिख रखा है कि ए इज इक्वल्स टू पी डी पी टी, क्या सही है? हाँ, क्योंकि पी टी जो है वो किसके इक्वल है? पी इनवर्स के इक्वल है। अगर जैसे ये वैल्यू रखेंगे, और ये वैल्यू हम जानते हैं डायगोनलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, सो सी भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, लेकिन डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हमारे पास। अब बाकी जो है वो असाइनमेंट के अंदर कर लेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ करें या नहीं करें यार। चलो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं कि कितने किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। 74 प्रॉब्लम देख लो। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और बी मैट्रिक्स है साइन ए बाय 3। इफ साइन ए इज गिवन बाय दिस एक्सपांशन देन ट्रेस ऑफ बी। भाई ट्रेस ऑफ बी पूछा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले साइन, देखो अभी जो थोड़ी देर पहले जेस्ट वाला प्रॉब्लम है वैसा ही रिपीट हुआ है। उसमें कॉस पूछा था और उसके अंदर कुछ फंक्शन दिया हुआ था ए का। सबसे पहले आपको ए दिया है और अंदर आपको पूछ रहा है ए बाई 3, तो आप साइन पे फोकस बाद में करना, पहले ए बाई 3 निकाल लो। ए बाई 3 को नया नाम दे दो और वो नाम दे दिया सी। ठीक है, फिर क्या किया था अपन ने? सेम वही करो, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर और पी मैट्रिक्स निकालो। आइगन वैल्यू निकाल ली, ये लो पाई बाय 6 और पाई। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जब भी होती है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जब भी होती है उसकी आइगन वैल्यूज वही आएगी जो उसके डायगोनल पे है, सो पाई बाय 6 और पाई इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। और अब हमारे पास में इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए आप कर लो, पी मैट्रिक्स निकालनी है, पी मैट्रिक्स तो बनी गई हमारे पास में, तो प्रॉब्लम क्या है? सी आ जाएगी, सी की आइगन वैल्यूज हमारे पास ये हो जाएगी,
और उसके आइगन वेक्टर्स जो है वो आप निकाल ही लेना। आइगन वेक्टर से पी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास में, और डी मैट्रिक्स भी आराम से बन जाएगी। देखो ये रखा है λ1 पहली आइगन वैल्यू, ये रखा है λ2 दूसरी आइगन वैल्यू, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर डीसी की वैल्यू ये आ जाएगी तो साइन डीसी लेना है तो साइन अप्लाई कर दो, साइन अप्लाई कर दिया, उससे आपके पास साइन डीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब लगाओ आप वही बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू साइन सी, बी इज इक्वल टू साइन सी। वेट, बी कहाँ पे आ रहा है, इन्होंने कहाँ इंट्रोड्यूस किया है, हाँ ये रहा बी। बी बेसिकली क्या है, बी आपके पास क्या था, साइन a/3, और a/3 को हमने सी बोल दिया, तो ये कितना होगा साइन सी, तो बी हमारे पास कितना है साइन सी। बी हो जाएगा साइन सी के बराबर या फिर साइन a/3 के बराबर, और हमारे पास में यहाँ से इस जगह से इस जगह से साइन, इस जगह से हमारे पास आ रहा था सी इज इक्वल्स टू पी डी, पी इनवर्स आ रहा था, करेक्ट। तो साइन सी इज इक्वल्स टू जो भी लगेगा वो किस पे लगेगा, डी पे लगता है, साइन डी। सेम प्रॉब्लम है यार, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, साइन सी लग जाएगा, यही तो हमें निकालना था, यही तो हमारा बी है। सो बी बेसिकली हमारे पास हो जाएगा पी और साइन डी, और साइन डी आपने ये निकाल लगा, ये रहा, निकाल रखा है ना साइन डी, बस साइन डी निकाल रखा है यहाँ पे, तो साइन डी रखो, और आपके पास कितना हो जाएगा पी इनवर्स। अब ट्रेस निकालना है, ट्रेस। सो जैसे ही आप इस पे लगाओगे ट्रेस, ट्रेस आपका केवल इस पे लगेगा, साइन डी का ट्रेस, ध्यान रखना साइन डी का ट्रेस, ट्रेस ऑफ साइन डी, बस यही सेम टू सेम जस्ट का प्रॉब्लम है। तो साइन डी का ट्रेस आ जाएगा साइन पाई बाय 6 प्लस पाई, तो यहाँ साइन पाई बाय 6 प्लस साइन पाई कितना जाएगा 1/2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, द एक्सपोनेंशियल ऑफ एम सिंप्लीफाइज, कौन सा ए करेक्ट होगा कि बी करेक्ट होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी। हम जानते हैं e की पावर x का एक्सपांशन आप जानते होंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो सिमिलरली e की पावर m जो होगी उसका एक्सपांशन ही होगा। हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, m तो हमारे पास है, हम m स्क्वायर और m क्यूब निकाल लेते हैं केवल, तो m स्क्वायर हमने निकाल लिया, और हमने देखा कि वो 3m के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 1 सब में से 3 बार ले लो। इस तरह से m क्यूब जो है वो ये आ रहा है, 3 का स्क्वायर m आ रहा है, तो हमें अंदाजा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस m, एम स्क्वायर जो है हमारे पास 3m आ रहा है, करेक्ट। तो m स्क्वायर की जगह मैं रख रही हूँ 3m/2 फैक्टोरियल, प्लस फिर हमारे पास m क्यूब आ रहा है, m क्यूब बोल रहा है 3 स्क्वायर m फैक्टोरियल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आ रहा है 3 की पावर 1 3 की पावर 2, तो आगे कितना आ जाएगा, आगे क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा, और साथ में m आएगा और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इन सब में से कॉमन क्या आएगा, 1 को तो एक बार साइड में रखो, 1 को तो साइड में रखो, सब में से आप कॉमन ले लो m/3, सब में से कॉमन ले लो m/3, m/3 जैसे कॉमन लोगे तो फर्स्ट में यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा अपने पास में 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 3 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये आपके पास एक सीरीज बन रही है, और इस सीरीज को आप जानते हो, इस सीरीज को इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ये जो सीरीज बन रही है वापस ध्यान से देखो कि ये किसका एक्सपांशन है, बताती हूँ मैं यहाँ पे क्या है, 1 प्लस m/3 लिखने दो मेरे को इसको, 1 प्लस m/3, क्या लिखा है हमारे पास 1 प्लस m/3, बाहर आ रहा है ना 1 प्लस m/3, और ब्रैकेट में आ रहा है 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, यही आ रहा है ना शायद, हाँ ठीक है। अब e की पावर x का हम जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं e की पावर 3 निकालूं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, मिल जाएगा, करेक्ट। सॉरी 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस एक्स आता ना, 1 प्लस 3। अब इसमें से मैं e की पावर 3 1 को इधर ले जाती हूँ, -1 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमें ब्रैकेट में दी हुई है यहाँ पे, ये देखो ये वाली, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं e की पावर 3 -1, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, तो ये इसका आंसर आ रहा है, और ये आपके पास ऑप्शन ए में गिवन है, करेक्ट। अगर दो मैट्रिसेस है ए एंड बी और साइमल्टेनियसली उनका डायगोनलाइजेशन पॉसिबल है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर मान लीजिए उनकी जो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है वो डी ए और डी बी है, तो क्योंकि वो साइमल्टेनियसली हो रहा है इसलिए दे विल कम्यूट विद ईच अदर।
सो डी ए डी बी विल बी इक्वल टू डी बी डी ए, ये प्रॉपर्टी होती है। अब क्या करना अपन को, बाप रे, ऑपरेशन अप्लाई करना है। वैसे तो समझ जाओ कि अगर उनका डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है तो उनका वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूट करेगा, इसी को यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। देखो मैं बता देती हूँ क्या किया हुआ है। डी बी डी ए इज इक्वल्स टू डी ए डी बी, ये हमें गिवन है। हम जानते हैं डी क्या होता है, डी होता है पी इनवर्स, अगर ए के लिए ले रहे हो तो ए और पी। इसी तरह से डीबी की वैल्यू बता देती हूँ, डीबी हमारे पास आता है पी इनवर्स, यहाँ पे बी और पी, बस ये वैल्यू रखो। डीबी की जगह रखा ये वाली वैल्यू, बता देती हूँ कहाँ रखी हुई है। ये इधर रखा है, ये इन्होंने रखा है डीबी और डीए, इधर इन्होंने रखा है डीए और डीबी। तो ये देखो डीए डीबी डीबी और डीए। अब आपके पास देखो यहाँ पे कैंसलेशन क्या क्या हो रहा है, कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू से बताती हूँ आपको। ये बीच का जो पी पी इनवर्स है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी पी पी इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हटा दो उसको। तो इधर पी इनवर्स ए बचा और इधर बचा बीपी, तो बीपी, इधर भी पी इनवर्स और बी ए और पी, बस दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो ए बी और बी ए एक दूसरे के इक्वल आ गए, दैट्स इट। वो ऑप्शन सी में है। अगर ए और बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ और बी और ए में रिलेशन है, तो कौन सा नॉट ट्रू है। तो ध्यान रखिए कि अगर वो एक दूसरे के सिमिलर है और अगर वो सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनका डिटर्मिनेंट सेम होता है, सो ए तो करेक्ट है। ट्रेस भी उनका करेक्ट सेम होता है, ये क्योंकि वो सिमिलर है तो हमारे पास में ट्रेस भी सेम होता है और डिटर्मिनेंट सेम होता है। आइगेन वेक्टर और आइगेन वैल्यूज की हम बात कर सकते हैं, तो उनके पास में एक्चुअली क्या होता है कि आइगेन वैल्यूज जो है वो तो सेम होती है, पर उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगेन वेक्टर्स हो वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, तो सी जो होगा वो। बस ये था डायगोनलाइजेशन।